हो गया ना रे? Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir. Again, good morning to all of you, sir. Sorry, good evening to all of you. अच्छा, तो बेसिकली इकोनॉमिक्स क्लास है और आज के इकोनॉमिक्स में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे सर, क्योंकि लास्ट फ्यू लेक्चर्स पे मैंने आप लोगों को इकोनॉमिक्स का जो बेसिक एरिया है और बेसिक्स के साथ साथ मैंने डिमांड और सप्लाई पे बहुत चर्चा की है ना। डिमांड सप्लाई एंड बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स में मैंने बहुत सारा डिस्कशंस किया। मैं थोड़ा सा, जैसे लास्ट वीक मैंने सप्लाई पे बात किया था, आज और सप्लाई पे बात नहीं करूंगा। आज एक न्यू डिस्कशन करना है, दैट इज इकोनॉमिक्स का जो बाकी इम्पोर्टेंट मुद्दा है, जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ कॉस्ट, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, है ना, इस पे बात करना है सर। अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ और थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पे बात करता हूँ सर, ठीक है। ये थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट क्या है और माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये कितना वाइटल है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को बनाने के लिए जो 5-7 चैप्टर होते हैं, जो जो एक्चुअली माइक्रो इकोनॉमिक्स को ओवरऑल बिल्ड करते हैं सर, उसमें इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली बेसिक्स। हर सब्जेक्ट में बेसिक्स इंपॉर्टेंट है। डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट, और डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट जैसे ही आपको समझ में आ जाता है, उसके बाद सबसे वाइटल कॉन्सेप्ट आ जाता है सर, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। अब देखो, अब डिमांड एंड सप्लाई अगर किसी का बाकी है वो जरूर मुझे बोले, मैं उनको लिंक शेयर करता हूँ। यानी मैंने रिसेंटली जो A to Z ओवरव्यू क्लास करवाया, बहुत डिटेल्स में और यूनिक स्टाइल में हुआ है सर, तो आप जरूर वो लिंक लेके डिमांड सप्लाई को पूरा कंप्लीट कर लीजिए। अगर कोई डाउट रहे तो मुझे पूछ लीजिएगा। तो ये जो डिमांड एंड सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट रिसेंटली डिस्कशंस हुआ है, सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए, अगर आपने डिमांड सप्लाई पढ़ लिया या नहीं पढ़ा कोई बात नहीं सर, इतना समझ लो कि डिमांड सप्लाई जरूरी क्यों है सर। इसलिए जरूरी है, इकोनॉमिक्स क्या है सर, इट्स अ वेलफेयर, सोशल वेलफेयर का सब्जेक्ट है सर एक। समझ रहे हैं सर आप, इकोनॉमिक्स क्या है, इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ सोशल वेलफेयर। इकोनॉमिक्स को बनाया जाता है सोशल वेलफेयर के लिए, सामाजिक लेवल में ह्यूमैनिटीज का मतलब डेवलपमेंट हो, सामाजिक तौर पे ह्यूमैनिटीज का डेवलपमेंट हो, यही है मेन टारगेट इकोनॉमिक्स का। अब इस टारगेट को पूरा करने के लिए इकोनॉमिक्स जी जान लगाता है, और इस जी जान लगाने में ये सब जो इकोनॉमिकल थ्योरी है या इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट है, ये बहुत काम आता है सर। अब जैसे आज आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा मैं बताऊंगा आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाते पढ़ाते, और ये सिर्फ देखो, आप लोग चार्टर्ड फाउंडेशन या CS फाउंडेशन या CMA फाउंडेशन का तैयारी करते हो, या कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम का तैयारी करते हो, या फिर आप किसी भी तरह का मतलब इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ना चाहते हो, आपको बहुत मतलब काम आने वाला कॉन्सेप्ट है। क्योंकि जैसे आप अगर रिसेंट ट्रेंड में पाकिस्तान के बारे में सुने हो, आई थिंक आप सब सभी को ही सुनते हो, सुन रहे हो, रेगुलर खबर भी है कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। आई होप आप लोगों ने सुना भी होगा सर, है ना। तो ये पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस, सर अचानक से पाकिस्तान का क्राइसिस कहाँ से आ गया? नहीं सर, मैं आपको पाकिस्तान के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि पाकिस्तान हमारा मेन पॉइंट नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता कि किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिकल कंडीशंस है, उसका डिमांड सप्लाई सिचुएशन है, उसका प्रोडक्शन एंड कॉस्ट लेवल सिचुएशन है, वो बहुत मायने रखता है। अब ऐसा ही प्रॉब्लम पाकिस्तान में रिसेंट में हुआ है, लैक ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज के कारण, लैक ऑफ प्रॉपर फोकस के कारण, कि जिसमें फोकस करना चाहिए उसमें फोकस ना करके अगर गलत जगह में फोकस हो जाता है ना, गलत जगह में फोकस हो जाता है तो प्रॉब्लम होता है। और अगर वो भी अगर एक डेवलपिंग नेशन है, अब मतलब भारी आबादी वाला देश है, इलिटरेट का देश है, मतलब मूर्ख है, बहुत सारे लोग अनपढ़ है, गंवार है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है अगर कंट्री के पास, सोसाइटी के पास, सबसे बड़ा चीज सोसाइटी के पास अगर प्रॉपर इकोनॉमिक्स नॉलेज ना हो। आप समझ नहीं सकते सर कि इकोनॉमिक नॉलेज ना होने से मतलब क्या हालत हो सकता है। ये सिर्फ देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का मैटर नहीं है, ये हर एक आम आदमी का मैटर है। हर किसी को इकोनॉमिक्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अब आज एक डिस्कशन करेंगे सर प्रोडक्शन पे, कि सर ये प्रोडक्शन क्या है। क्योंकि डिमांड और सप्लाई से हमें ये समझ में आ जाता है कि जरूरत क्या है और जरूरत का सप्लाई के बारे में क्या है ना। ऐसे हम लोग बहुत सारे इकोनॉमिक लेवल में डेफिनेशन, डिमांड का, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना। आपका इलास्टिसिटी का भी अलग अलग वैरायटीज,
हाँ, इलास्टिसिटी मेजर कैसे किया जाता है, ये सब चर्चा किए हैं सर। सप्लाई में भी सेम टू सेम, लॉ ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, डिफरेंट काइंड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये सब चर्चा हुआ है विथ एग्जांपल्स, विथ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, हम लोग बहुत चर्चा किए। अब क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने के लिए आपको इस नोट्स के अंदर भी मिल जाएगा, और भी जो भी नोट्स आपके पास है, इंस्टीट्यूट का जो भी मैट आप फॉलो कर रहे हो उसके अंदर भी आपको क्वेश्चंस मिलेगा। प्रैक्टिस करो, बस प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस, कोई डाउट हो तो जरूर पूछे सर। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर, ये जो प्रोडक्शन के बारे में आज मैं आपके साथ चर्चा करने के बारे में बात कर रहा हूँ, इस प्रोडक्शन लेवल में क्या प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। सबसे बड़ा चीज, कोई भी सब्जेक्ट या टॉपिक पढ़ते हैं ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में सोचना चाहिए। तो जैसे कि थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, सबसे पहले थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन है क्या, सबसे पहले आपके मन में आना चाहिए सर ये प्रोडक्शन है क्या। सर प्रोडक्शन और कुछ भी नहीं, प्रोडक्शन ये जो कैप्सूल नोट्स है आप लोगों के पास भी होगा, मैं ऑलरेडी शेयर कर दिया, अगर किसी के पास नहीं है मुझे बताइएगा, मैं शेयर कर दूंगा। प्रोडक्शन एक बहुत जरूरी चीज है सर, प्रोडक्शन एक बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि जो भी आम आदमी को जरूरत है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो 4 बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है सर, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, एकदम स्टार्टिंग क्लासेस में ही पढ़ रहे थे। 4 इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम याद है ना सर? हेलो, याद है कि नहीं, बोलो आप लोगों को। एकदम बेसिक इकोनॉमिक्स में ही हम लोग इसको पढ़ते हैं, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस। सर आवाज आ रहा है मेरा, जरा बताइएगा। अरे कनेक्टेड हो कि नहीं? अरे किसी का आवाज ही नहीं आ रहा। यस सर। यस Yes, सर, sir. ओके सर, थैंक यू सर। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम 4 मैटर में बात करता है, व्हाट टू प्रोड्यूस में बात करता है, हाउ टू प्रोड्यूस मतलब क्या प्रोड्यूस करना है, एंड उसको कैसे प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ये सब हम लोग कहाँ पढ़े थे? एकदम बेसिक्स प्रॉब्लम को जब पढ़े थे इकोनॉमिक्स में तभी पढ़ लिए थे, एकदम बिजनेस इकोनॉमिक्स के एकदम बेसिक लेवल में। ये देखो बेसिक प्रॉब्लम अपन इकोनॉमिक्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए करना है, एंड व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। सिर्फ आज के बारे में सोचने से नहीं चलेगा, कल के बारे में भी सोचना है, फ्यूचर के बारे में सोचना है। ये जो कंट्री चलता है ना, ये कंट्री किसी एक दिन का मैटर नहीं है सर, हम लोग आज हैं कल नहीं रहेंगे, तो फ्यूचर जनरेशंस के बारे में भी सोच के काम करना पड़ता है। नहीं तो क्या है ना, अगर हमारे एंसेस्टर्स गलत किए हैं उसका भुगतान हमें भुगतना पड़ता है, तो अगर आज हम लोग गलत करेंगे तो हमारा जो न्यू जनरेशन रहेगा उनको भुगतना पड़ेगा, और क्या करेगा, हम लोगों को गाली देगा और क्या देगा। हाँ, ये कैसे पूर्वज थे हमारा। तो प्रॉब्लम यही है सर, इकोनॉमिक डिसीजन जो कुछ भी आज हम लोग यहाँ पर इस कंट्री में करेंटली लेते हैं ना, उसका इफेक्ट सिर्फ हम लोगों को तो मिलेगा जो जो हो सकता है, बट उसका सबसे बड़ा इफेक्ट हमारे फ्यूचर जनरेशन को मिलेगा। इसी से इसी तरह से कंट्री हैंड टू हैंड ट्रांसफर होता रहता है। आज का भारत कल किसी और के भारत के पास, मतलब किसी और के पास चला जाएगा, मतलब हमारे ही फ्यूचर जनरेशन के पास। तब वो सोचेगा कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व करके गए हैं, क्या बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करके गए हैं। अगर ये बेसिक प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं कर पाया, मतलब अगर आजकल मोदी जी या ममता दीदी या कोई भी स्टेट लेवल सेंट्रल लेवल, अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व करके नहीं जा पाया, तो मतलब आप सोचो कि वो प्रॉब्लम बढ़ रह जाएगा और क्या। अब ऐसे ही एक प्रॉब्लम के साथ मैं आपको आज का टॉपिक डिस्कस करूंगा, जिसमें आपको मैं प्रोडक्शन का माइक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कशंस भी करूंगा, और उसके ऊपर बेस करके एक रियल लाइफ सिचुएशन एकदम बहुत, मतलब वो बोलते हैं ना सनसनीखेज, मतलब बहुत बड़ा खबर आया है, आप लोग सुने हो? हाँ सर, एक बहुत बड़ा खबर मिला है। क्या खबर मिला है सर? ऐसा खबर है कि भारत में सर जम्मू कश्मीर में 5.9 मिलियन टन्स का लिथियम मिला है, लिथियम। आप लोग लिथियम के बारे में जानते हो, सुने हो कभी लिथियम के बारे में? हाँ सर, बैटरी बनाने के लिए लगता है। बैटरी बनाने के लिए लगता है, थैंक यू सर। ठीक है, ये लिथियम एक मतलब बेसिकली एक मेटल है, ठीक है, किसी भी तरह का, जो अलग अलग प्रोडक्शन लेवल में स्पेशली बैटरी बनाने में बहुत पावरफुल एक कॉन्सेप्ट है। और लिथियम आयन बैटरी, अगर इसको बनाने का जो रॉ मटेरियल्स भारत में मिला है सर, कश्मीर में मिला है, वो भी 5.9 मिलियन टन्स का, ये भारत का इकोनॉमी का स्ट्रक्चर को बदल के रख सकता है। मतलब मैं आपको प्रोडक्शन लेवल पे बात कर रहा हूँ,
अब ये सब तो ऊपर वाला का दिया हुआ है, ये सब ऊपर वाला का दिया हुआ है। रिसेंट डिस्कवरीज हुआ है, गवर्नमेंट रिसेंटली लिथियम रिजर्व के बारे में खबर दिया। बहुत ज्यादा बात नहीं है सर, इसी वीक का बात है। ऐसे तो मुझे पहले ही पता था, मतलब जैसे खबर मिल गया था। तो आज जब मैं सोचा कि क्या पढ़ाना है आप लोगों को, तो मैं देखा कि आज तो प्रोडक्शन है। तो मैं सोचा कि अगर प्रोडक्शन है तो फिर अब तो बोलना ही चाहिए कि इतना बड़ा खोज मिला है, और ये प्रोडक्शन अगर जब से चालू हो जाएगा तो सोचो कि क्या हो सकता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व ये करेगा कि ये जो अपकमिंग एरा है सर ईवी का, ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल का, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ना सर, ईवी इंडस्ट्री, ये ईवी इंडस्ट्री का पूरा स्ट्रक्चर बदल के रख देगा। ईवी इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर बदल के रख देगा सर। ये लिथियम अगर सच में जिस क्वालिटी का होना चाहिए, अगर वो पूरा का पूरा रिसर्च में कंप्लीट हो जाता है, मतलब ये जो प्रोडक्शन है ये देश का बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, और इंडिया का जो इकोनॉमी है उसको और डेवलप करेगा। लेकिन इसको प्रॉपरली यूज भी करना पड़ेगा। ठीक है। सो अब मैं इसी के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि क्या हुआ है। फिर मैं आपको धीरे धीरे ये जो प्रोडक्शन लेवल का जो डिस्कशन है ना, प्रोडक्शन लेवल का जो डिस्कशन है उसको मैं धीरे धीरे आगे लेके चलता हूँ सर। ठीक है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। तो पहले तो प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन में जैसे कि लिथियम का प्रोडक्शन का खबर मिला है, जम्मू कश्मीर में मिला है 5.9 मिलियन टन का लिथियम का रिजर्व मिला है। अभी लिथियम का रिजर्व देश की इकोनॉमी में किसी भी कंट्री के मिले, हर कंट्री में अपना अपना नेचुरल रिसोर्सेज होता है। तो वो पर्टिकुलर कंट्री अपना नेचुरल रिसोर्स, जैसे मानो ना आज का मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज मतलब दुबई, सऊदी अरेबिया, इनके पास क्या है जिसके कारण इतना पैसा है? तेल। तेल के ऊपर बेस करके ही इन्होंने अपना इकोनॉमी को डेवलप किया, एकदम सुपर डुपर इकोनॉमी बना दिया। 1930 से पहले ऐसा कुछ नहीं था उनके पास, बस पर्ल वगैरह का काम करता था, समुद्र में जो मोती होता था उसका, ये सब चीजों का। अभी तेल बेच बेच के इतना पैसा कमा लिया और पूरा दुनिया में राज कर रहे हैं। तो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम सॉल्व में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट खेल खेलता है। अकॉर्डिंग टू जेम्स बैट्स एंड जे.आर. पार्किंसन, द फेमस इकोनॉमिस्ट, प्रोडक्शन इज द ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी। प्रोडक्शन क्या है? इज एन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। ध्यान से सुनना बात को, ध्यान से सुनना, मैं प्रोडक्शन क्या है उसके बारे में बोल रहा हूँ आपको। अकॉर्डिंग टू जेम्स बैट्स एंड जे.आर. पार्किंसन, क्या कहता है? प्रोडक्शन इज द ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी of transforming resources into finished products in the form of goods and service, and the objective of production is to satisfy the demand of such transformed resources. अगर मैं इसको प्रैक्टिकल में, जैसे कि आपको मैं जो पॉइंट में बात कर रहा था लिथियम से ही अगर बोलूं, कनेक्ट हो जाएगा। लिथियम एक रिसोर्स है जो जम्मू कश्मीर की मिट्टी के नीचे है करेंटली। अब ये लिथियम जो 5.9 मिलियन टन का लिथियम जो जम्मू कश्मीर के मिट्टी के नीचे है करेंटली, ये यहां से निकल के, जम्मू कश्मीर की मिट्टी से निकल के, ये जब एक प्रॉपर प्रोसेसिंग के थ्रू से एक पर्टिकुलर फिनिश गुड्स, मतलब एक प्रॉपर लेवल ऑफ बैटरी, पावरफुल बैटरी में बदल जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे हो सकता है, क्या चेंजेस कर सकता है, मैं आपको अभी बताता हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये लिथियम का क्या पावर है, लिथियम का क्या पावर है। तो ये जम्मू कश्मीर की मिट्टी के नीचे से निकल के जब ये एक पर्टिकुलर कंप्लीट प्रोडक्ट बन जाएगा, और जिसको इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में, ट्रांसपोर्टिंग सेगमेंट में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन लाएगा, इसमें बहुत सारा खेल हो सकता है। क्या हो सकता है मैं समझाता हूँ, वही देखो डेफिनेशन वाइज, अगेन डेफिनेशंस को ही प्रूफ कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू जेम्स बैट्स एंड जे.आर. पार्किंसन, प्रोडक्शन इज द ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्स इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। जो रिसोर्सेज है मिट्टी के नीचे, जैसे कि जम्मू कश्मीर में करंटली लिथियम मिला है, उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, और फिर वहां से गुड्स बनेगा एंड सर्विस देगा वो पर्टिकुलर गुड्स। इलेक्ट्रिक मतलब वो गुड्स मतलब पहले बैटरी बनेगा, फिर बैटरी से सर्विस देगा। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन इज टू सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ सच ट्रांसफॉर्म्ड रिसोर्सेज। किसका? ये जो ह्यूमैनिटीज का, हाँ मतलब इंसान का जो जरूरत है, पॉपुलेशन का जो जरूरत है, कौम का जो जरूरत है, उसको पूरा करेगा। अब इस जरूरत को पूरा करने के चक्कर में जॉब भी क्रिएट होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एनवायरनमेंट में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, मतलब अच्छा इफेक्ट। क्योंकि
जितना इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे ना, उतना पॉल्यूशन कम हो जाएगा। अब मैं इसका इफेक्ट दिखाता हूँ आपको। ये केस स्टडीज देखो 2 मिनट। आपके मन में जो भी चल रहा है ना, फिर प्रोडक्शन और कॉस्ट को समझने में बहुत आसानी होगा, क्योंकि ये जो केस स्टडीज है ना, इसमें प्रोडक्शन और कॉस्ट के बारे में सारा मुद्दा दिया हुआ है। जस्ट आप एक बार 5 से 10 मिनट समय लगाऊंगा सर केस स्टडीज में, उसके बाद मैं एकदम हार्डकोर इकोनॉमिक्स में आ जाऊंगा, जहाँ पर डेफिनेशंस, प्रोडक्शन क्या है, एवरेज प्रोडक्शन क्या है, मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है, टोटल प्रोडक्शन क्या है, क्या रिलेशन है उनके बीच में, ठीक है। ये सब आपको बहुत ईजी लगेगा। तो जस्ट आप कुछ मिनट फोकस करें इस पर्टिकुलर केस में। देखो सर, 5 मिनट बोलूंगा केस स्टडीज। तो वर्ल्ड वांट्स टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशंस। आप लोगों को पता है आजकल चारों तरफ यही खबर चल रहा है, यही है ना। पूरा दुनिया चाह रहा है कि हम लोग जीरो कार्बन एमिशंस में काम करें, क्योंकि कार्बन एमिशंस इतना ज्यादा हो रहा है वर्ल्ड वाइड। ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम है ना, ग्लेशियर्स गल रहा है, समुद्र का, समुद्र जो है उसका लेवल बढ़ रहा है, जो लो लो लाइंग एरिया है वो डूब रहा है, गर्मी बढ़ रहा है। इवन एक रिसेंट स्टडी में पता चला सर, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड जैसे इतना मतलब ग्रीनरी वाला जगह में, वहां पर कैक्टस हो रहा है सर। चिंताजनक बात है, स्विट्जरलैंड में कैक्टस। द पॉइंट इज नाउ द लिथियम, जो करेंटली भारत को मिला है। अब इसका इकोनॉमिक बेनिफिट, इसका कॉस्टिंग, मतलब इसका पहले तो प्रोडक्शन और फिर इसका कॉस्ट, मतलब प्रोडक्शन कैसे करेंगे और प्रोडक्शन पे कॉस्टिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब जो इकोनॉमिक लेवल में बहुत जरूरी है। दोनों चैप्टर हैंड टू हैंड चलता है सर, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ कॉस्ट। सी मोस्ट ऑफ these harmful emissions जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आर जनरेटेड व्हेन वी बर्न फॉसिल फ्यूल। जैसे कि ये जो पेट्रोल डीजल ये सब क्या है ना, फॉसिल फ्यूल्स है ना। इसको बर्न करने से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन ये सब ज्यादा जनरेट होता है, और जो ग्लोबल वार्मिंग का एक सबसे बड़ा कारण है। सो इफ यू नीड टू कट बैक ऑन एमिशंस, अगर हम ये सब पर्टिकुलर कार्बन एमिशंस, मीथेन एमिशंस को कम करना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या ऑल्टरनेटिव्स है? एक ही ऑल्टरनेटिव है सर, इलेक्ट्रिक कार बनाओ। लेकिन इलेक्ट्रिक कार चलेगा कैसे? रिन्यूएबल एनर्जी से। अब रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत सारा एरिया है, उसमें से एक है बैटरी। लेकिन बैटरी किससे बनाएंगे? बैटरी किससे बनाएंगे? ये बहुत बड़ा चीज है सर, समझा करो। थोड़ा सा फिजिक्स का नॉलेज यहाँ पर आ जा रहा है। एंड व्हाट इज द लिथियम कम्स इन। अब इस बैटरी को बनाने में और रिन्यूएबल एनर्जी में लिथियम का जो प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत बड़ा हैंडी हो रहा है, ठीक है। अब इस रिलेटेड जो भी कंपनीज मार्केट में है, उसका शेयर में भी ग्रोथ होने वाला है। सरकारी कंपनी हो या गवर्नमेंट कंपनी हो, जो लोग शेयर मार्केट के बारे में सोचते हो, समझते हो या जानना चाहते हो, या स्टॉक मार्केट में कौन सा कंपनी में शेयर में पैसा लगाए, ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट जब भारत में बुलेट ट्रेन का बात हुआ था, तो जो कंपनी, क्योंकि बुलेट ट्रेन जैसा चीज बनाने में ना कॉपर का बहुत इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो सिमिलरली एक केस स्टडीज में करवाया था कि कॉपर रिलेटेड मैटर में जो भी कंपनीज काम करते हैं, उनका शेयर में जो ग्रोथ मिला था, लोग पागल हो गया था देख के। हम लोग गारंटी के साथ क्लास में डिस्कस किए थे सर। तो ये सब चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। ये सब जो बात हो रहा है ना सर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल में होता है कि किस तरह से, मतलब ये कोई भी प्रोडक्शन लेवल ऑटोमेटिकली इकोनॉमी को इफेक्ट कर देता है। तो लिथियम कम्स इन, और मोर स्पेसिफिकली लिथियम आयन बैटरीज। लिथियम से लिथियम आयन बैटरी होगा, एंड दीज थिंग्स पावर इलेक्ट्रिक कार्स। इससे क्या होगा? इलेक्ट्रिक कार को पावर मिलेगा, एंड कम इन हैंडी व्हेन वी नीड टू स्टोर सोलर एंड विंड एनर्जी फॉर लेटर यूज। अब क्या होगा ना, स्टोर, मतलब सोलर पावर जो सोलर से जनरेट होता है, उसको भी तो स्टोर करना है। तो स्टोर करने के लिए क्या है? बैटरी है। तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इसको भी अगर स्टोर करना है तो उसको भी लेटर यूज कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई लिथियम। कुछ सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं सर, ठीक है, कि लिथियम क्यों, है ना। सवाल तो है मन में। तो फॉर स्टार्टर्स, मतलब जो लोग सुन रहे हो फर्स्ट टाइम, दिस इज एक्चुअली द लाइटेस्ट मेटल इन द वर्ल्ड। कुछ स्पेशल बातें हैं सर लिथियम रिलेटेड। आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का इफेक्ट मैक्रो के थ्रू से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, फिर माइक्रो भी आसान लगेगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन पार्ट है। इट इज एक्चुअली द लाइटेस्ट मेटल इन द वर्ल्ड, सो इट मेक्स द बैटरी रिलेटिवली लाइटर टू। बैटरी को भी लाइट बनाएगा, हल्का। एंड इट नॉट वेव डाउन अ कार,
कार के लिए भी बहुत ज्यादा भारी नहीं होगा। इट कैन ऑल्सो पैक लॉट्स ऑफ एनर्जी, और सबसे बड़ा बात इसमें एनर्जी भी बहुत स्टोर होता है। पहले टिपिकल लेड एसिड बैटरी जो ज्यादातर यूज होता है स्टोर्स ओनली 25 watt hours ऑफ एनर्जी पर केजी। पर केजी में उनपे 25 वाट एनर्जी स्टोर होता है, जहां पर लिथियम आयन बैटरी 150 watt hour पर केजी में स्टोर होता है। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा डिफरेंस कर सकता है। एंड दे ऑल्सो लास्ट मच लॉन्गर देन अदर बैटरीज एंड कैन लीव थ्रू मल्टीपल चार्ज साइकिल, एंड देयर इज नथिंग एल्स क्वाइट लाइक इट। मतलब ये जो हम लोग ईवी के बारे में सोच रहे हैं ना कि ईवी आएगा कैसे होगा, अभी बहुत बाकी है ना। शायद ईवी मतलब ईवी का जो मार्केट है शायद थोड़ा जल्दी हो जाए अगर इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन के ऊपर बेस करके टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट डेवलप हो जाए तो। सो एवरीवन इज टारगेटिंग नेट जीरो एमिशंस, कार्बन एमिशंस जीरो लेवल में आ जाए। यू कैन इमेजिन दैट लिथियम विल बी अ रेड हॉट डिमांड। देखो हम लोग डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, बात को समझा करो सर। हम लोग डिमांड एंड सप्लाई को समझते हैं। अब क्योंकि लिथियम मिला है, अब लिथियम मिलने से तो नहीं होता है सर। पेट्रोल, एक चीज आप लोग सोचो जरा, क्या सऊदी अरब में जो पेट्रोल मिलता है, मतलब ये जो ऑयल मिलता है, क्या ऑयल 1930s के बाद ही मिला है, या मतलब 1930s के बाद ही उसके नीचे ऑयल रेडी हुआ है कि पहले से था? प्लीज टेल मी, मेरा इसका आंसर दीजिएगा। नॉर्मली पहले से ही था। पहले से ही ऑयल था, लेकिन ऑयल का जो डिमांड है वो नहीं था। ये सर नो, ऑयल तो पहले से ही था। ऐसा तो नहीं कि सऊदी अरब में ऑयल अचानक से मिल गया। फॉसिल फ्यूल का जो ऑयल है, ठीक है, पेट्रोल डीजल जिससे बन रहा है, रॉ ऑयल अचानक से थोड़ी आ गया, वो तो पहले से ही था, सदियों से था। लेकिन उसका डिमांड क्रिएट हुआ 1930s के बाद से। अब उसके बाद देखो सिनारियो बदल गया, इकोनॉमिक बदल गया। तो प्रोडक्शन लेवल में नेचर तो बहुत कुछ देता है, नेचर बहुत कुछ दिया है हम लोगों को, हम लोग उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते बिकॉज हमारा नॉलेज थोड़ी ना सुप्रीम ऊपर वाला जैसा है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग अपने आप को नर्चर करते हैं, फिर कुछ सीखते हैं, कभी कभी ब्लंडर भी करते हैं ज्यादा सीख के, है ना। ब्लंडर करते हैं ना सर, ऐसे ऐसा चीज बना लेते हैं जो दुनिया को खत्म करता है, जैसे कि एटॉमिक बॉम्ब। हाँ, एटम बॉम्ब को ठीक है बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत इस्तेमाल करते हैं हम लोग, एक दूसरे को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर उसको सही ढंग से इस्तेमाल किया जाता तो शायद बात कुछ और ही होता। ठीक है, कभी हिरोशिमा को उड़ाने के लिए, कभी नागासाकी को उड़ाने के लिए, कभी जापान अमेरिका को उड़ाता है, कभी अमेरिका जापान को उड़ाता है, अभी आजकल पाकिस्तान इंडिया को उड़ाने का सोच रहा है। नाउ द पॉइंट इज दैट कि हम लोग बहुत कुछ दिमाग लगा तो देते हैं, बट गलत कारण पे भी कई बार दिमाग लगाते हैं। तो व्हाट एवर, डिमांड ऐसे ही नहीं आ जाता सर, डिमांड भी समय के साथ आता है। अवेलेबिलिटी तो पहले से ही था, प्रोडक्शन पहले से था, प्रोडक्शन को प्रॉपर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना भी एक समय का मैटर है। अब लिथियम तो प्रोडक्शन मिल गया, लेकिन लिथियम को एक प्रॉपर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना और फिर उसके ऊपर बेस करके जो इलेक्ट्रिक या सोलर रिन्यूएबल एनर्जी का जो इस्तेमाल करना, उसमें समय लगेगा, ऑब्वियसली लगेगा। बट हाँ, देखते हैं अभी टेक्नोलॉजी भी बहुत डेवलप हुआ है। सो इफ एवरीवन टारगेटिंग नेट जीरो एमिशंस, मतलब अगर कार्बन एमिशंस कम करना है तो ये तो रेड हॉट डिमांड है। एंड कंट्रीज दैट हैव अबंडेंट लिथियम, अब इसमें देखना है सिर्फ क्या सिर्फ भारत में मिला है? नहीं सर, भारत से भी पहले दुनिया में कुछ ऐसे देशेस हैं, कंट्रीज हैं जहां पर लिथियम रिजर्व बहुत अच्छा है, बहुत ही ज्यादा, जिसमें अर्जेंटीना है, आपका चिली, पेरू, ये सब कुछ कंट्रीज है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो will be rubbing their hands in anticipation to including India because on 9 February recently, आज 15 फरवरी है, the government announced the discovery of 5.9 million tons of lithium deposit in Jammu and Kashmir, and suddenly everyone excited and YouTube में भी बहुत सारा वीडियोस भी मैं देखा था कि हाँ ये लिथियम आया है। अब कुछ तो फेक भी होने लगता है लोगों को, लेकिन सर ये सच में हुआ है। ठीक है, तो डेफिनेटली the EV superpower thanks to these deposits and we can soon export to the world, हम लोग इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं क्योंकि दुनिया को चाहिए, और इससे भारत को अच्छा पैसा भी मिल सकता है, मतलब इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए।
So now the question is, firstly, we are not sure if it is an economically viable source of deposit yet. ये अभी तक पता नहीं है, ये एक प्रिलिमिनरी एस्टिमेट है, मतलब ओरिजिनल बातें चल रहा है, अभी भी इसका रिसर्च होगा, फिर पता चलेगा कि ये कितना इकोनॉमिकली स्टेबल सिचुएशंस में है। अब ये सब धीरे धीरे पता चलता है, ठीक है। सी व्हेन इट कम्स टू मिनरल डिपॉजिट वी टिपिकली नीड टू पास 3 लेवल ऑफ इवैल्यूएशंस। First level is called inferred level. This means authorities have extracted a few samples. क्या करता है ना रियल लाइफ में, वही बता रहा हूँ आपको, कुछ सैंपल निकालेगा, फिर उसमें एविडेंस देखेगा। एविडेंस देन implies that deposit of certain grade exists, मतलब जो ग्रेड चाहिए एक लिथियम बैटरी बनाने के लिए वो ग्रेड है कि नहीं, but it is not verified fully yet. So we refer to the deposit as a resource and not a reserve. जो डिपोजिट अभी मिला है इसको हम लोग रिसोर्स मानेंगे, रिजर्व तो अभी समय बताएगा कि वो सच में रिजर्व हमारा कितना जरूरी है, वो समय बताएगा। तो वी हैव टू एक्सरसाइज कॉशन एट दिस पॉइंट। तो इसमें हम लोगों को थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए। एक्साइटमेंट तो सही होता है सर, लेकिन एक्साइटमेंट के साथ साथ हमें थोड़ा सा संभाल के भी देखना है। अब आगे देखो कुछ और इम्पोर्टेंट बात है। अब जैसे जैसे सैंपल मिलेगा, रिसर्च होगा, एविडेंस मिलेगा, level gets upgraded to indicated, it basically means that authorities are more confident about the extent which deposits are present and they can slowly begin planning mines. अब धीरे धीरे माइनिंग करेगा and put some hard numbers on the economic for extracting lithium. मतलब अब धीरे धीरे इकोनॉमिकल वैल्यू मिलेगा सर कि इसमें कितना वैल्यूएशन है, कितना बैटरी बन सकता है, हाँ कितना एक्सपोर्ट हो सकता है, इंडिया का नीड पूरा कर सकता है कितना, इंडिया का नीड के साथ साथ फॉरेन डिमांड कितना पूरा कर सकता है। कॉमर्शियलाइजेशन का मतलब इकोनॉमिक वैल्यू उसका पूरा धीरे धीरे पता चलेगा, वो टाइम अभी नहीं आया। बट अब अगर आप लोग अभी आज खबर मिला आप लोगों को, अब धीरे धीरे आप लोग इसके साथ समय के साथ साथ अपना कान नाक आंख खुला रखना, आपको खबर मिलता जाएगा। यही तो होता है ना सर एक मैच्योर माइंड का सोच। एंड फाइनली वी हैव मेजर्ड स्टेटस, दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दैट ऑथोरिटीज कैन प्लेस इन द डिपॉजिट्स। और फिर धीरे धीरे एक्सट्रैक्टेड, कॉमर्शियलाइज्ड एंड वी कैन टिपिकली बिगिन कॉलिंग इट रिजर्व and not just a deposit. अभी वो समय नहीं आया सर, ठीक है। अब इसमें ऐसा जैसे कि सिंस वी आर, अभी हम लोग किस लेवल में हैं, अभी हम लोग इनफर्ड लेवल में हैं, ठीक है। अभी थोड़ा समय लगेगा and our past experience should teach us patience to. Couple of years ago media has gone ballistic over discovery of 1600 tons of lithium in Karnataka too, and the Atomic Mineral Directorate for Exploration and Research had actually published a notice asking people to relax, ठीक है। मतलब एक्चुअली जो बात था वो उतना नहीं निकला था। 1600 टन ऑफ लिथियम इन कर्नाटका, ऐसा एक खबर कुछ साल पहले मिला था, ठीक है। तो प्रेजेंटली दुनिया भर में अगर देखा जाए तो ज्यादातर जो माइनिंग है सर वो बेसिकली है आपका अर्जेंटीना में, बोलिविया में, ठीक है, जो वर्ल्ड का 50% लिथियम रिजर्व है। आज भी भारत वगैरह जो भी कंट्री जितना जरूरी होता है वहीं से मंगवाता है, ठीक है। मतलब ये साउथ अमेरिकन नेशंस में इसको ट्रायंगल भी बोलते हैं, अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया, मतलब ये वाला एरिया सर वर्ल्ड का, ये जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा में लिथियम रिजर्व नॉर्मली ज्यादा पाया जाते हैं सर, ठीक है। अब देखो ऑलमोस्ट हम लोग केस स्टडीज में पहुंच गए, लेकिन अब इसका एक चीज पे मैं फोकस करूंगा 2 मिनट के लिए, कॉस्टिंग, ठीक है, जो आप लोग इस चैप्टर को कनेक्ट करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। ये जो चैप्टर है ये प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के नाम से है, ठीक है। तो ये कॉस्ट का एरिया थोड़ा कवर कर लेते हैं, क्योंकि आगे आगे हमेशा तो केस स्टडीज नहीं कर पाते ना सर, तो बीच बीच में कभी कभी मुझे कुछ मिलता है तो मैं आप लोगों के साथ केस स्टडीज कर लेता हूँ, ठीक है, नॉट ऑलवेज, है ना। तो अगर मैं कॉस्टिंग का बात करूं, अब ठीक है बहुत अच्छा है कि हमें मिला है, बहुत ही अच्छा है कि हमें मिला है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट बट देयर इज ए कॉस्ट ऑफ माइनिंग, है ना, माइनिंग करने का खर्चा भी तो है। यू सी इन ऑर्डर टू गेट द मेटल द माइनर फर्स्ट पंप टू लिथियम रिच सॉल्ट वाटर और ब्राइन फ्रॉम अंडरग्राउंड ऑन टू द सरफेस, मतलब जो भी टेक्नोलॉजी है, तो इसमें खर्चा लगेगा 2000 tons of water to produce 1 ton of lithium। 1 टन लिथियम प्रोडक्शन करने के लिए आप सोच रहे हो, 1 टन लिथियम प्रोडक्शन करने के लिए 2000 टन का पानी का जरूरत पड़ता है। तो इतना आसान बात नहीं है सर, है ना, बहुत कॉस्ट चुकाना पड़ता है, तब जाके इसका इकोनॉमिक वैल्यू मिलता है ना सर।
साथ में इसका इम्पैक्ट भी पड़ता है। अब इतना पानी भी निकालना है तो उसमें भी लोकल एरिया में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। फिर लोकल लोगों के लिए कैटल्स वगैरह का इफेक्ट तो पड़ेगा। अब ह्यूमन अकेला थोड़ी ना जिएगा इस अर्थ में, बाकी भी प्राणी है, उनका भी कुछ हक मिलता है। तो दिस हर्ट द लोकल कम्युनिटीज हु डिपेंड ऑन देयर लैंड्स फॉर देयर लिवलीहुड। उनका क्रॉप सफर करेगा बिकॉज एक माइनिंग करने में वहां पर पोल्यूशन भी हो सकता है। रिवर लेक ये सब जो है उसका भी डिसअपियरिंग हो सकता है। मतलब अच्छाई भी होता है उसका, हर चीज का एक पॉजिटिविटी है। ठीक है, एक इकोनॉमिक कॉस्ट के साथ साथ सोशल कॉस्ट भी है सर, नेचुरल कॉस्ट भी है। वाइल्ड लाइफ में इफेक्ट पड़ सकता है। यस, हो सकता है। ये सब प्रोबेबल चांसेस है, और अगर हो जाए तो होगा, थोड़ा बहुत तो होगा। ठीक है, क्योंकि कभी भी कोई भी माइनिंग ऑलवेज कुछ ना कुछ कॉस्ट करता है। और जम्मू कश्मीर क्योंकि ये हिमालयन बेस में है, तो यहाँ पर माइनिंग करना इतना आसान तो नहीं होगा सर। क्योंकि हिमालय में माइन करना मतलब वो तो भूकंप लाने के भी बराबर का एरिया है सर। क्योंकि काफी आर्थक्वेक प्रोन एरिया है हिमालय रीजन। तो ये सब एक छोटा मोटा आइडिया मैं आपको दिया। तो ये भारत के लिए चैलेंज है, लिथियम सुपर पावर स्टेटस पाने के लिए भारत के लिए चैलेंजिंग सेक्टर है। पहले आपको बहुत अच्छा लगा, लास्ट में जाके आपको थोड़ा नेगेटिविटी भी। देखो सर, हर चीज का एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। हम लोग जब एनालिसिस करते हैं ना, उसका दोनों साइड को देख के एनालिसिस करना चाहिए। ओके सर, आई होप कि आपको समझ में आया है ना, कि किस तरह से रियल लाइफ सिचुएशंस में इकोनॉमिक डिस्कवरीज होता है और उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। अब चलो सर, बोझा अच्छे सबको समझ में आ रहा है। मैं आप लोगों को थोड़ा मैक्रो लेवल में बात कर रहा था, अब धीरे धीरे इस मैक्रो लेवल को माइक्रो लेवल में कन्वर्ट कर देते हैं। मैक्रो लेवल को धीरे धीरे माइक्रो में कन्वर्ट कर देते हैं। अब कोई भी चीज दुनिया में बनाओ, क्या चाहिए होता है सर? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होता है। जैसे लिथियम भी प्रोड्यूस करना हो, तो लिथियम को भी प्रोडक्शन करने के लिए उसका भी 4 फैक्टर चाहिए। क्या सर? लैंड चाहिए। लैंड तो है, ऑब्वियसली लैंड इज देयर। हिमालयन रीजन में, जम्मू कश्मीर के जिस रीजन में ये पर्टिकुलर लिथियम मिल रहा है, वहां पर लैंड तो है। तो जमीन तो होगा सर, हर चीज का, चाहे मैन मेड हो या नेचुरल हो, प्रोडक्शन करने के लिए लैंड तो चाहिए। या तो भगवान का दिया हुआ, या तो आप, सारा चीज भगवान का ही दिया हुआ है। कोई भी चीज इंसान थोड़ी बना सकता है, वो सिर्फ एडिशन कर सकता है। ह्यूमैनिटीज क्या कर सकता है सर? ह्यूमन बीइंग सिर्फ एडिशन और डिलीशन कर सकता है, कुछ क्रिएट नहीं कर सकते हम लोग। कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते, कंप्यूटर हमने नहीं बनाया, हम लोग बस वो कंप्यूटर फैसिलिटी को एडिशन और डिलीशन किया, क्रिएट तो नहीं किया। सर क्या बात करते हो? हाँ सर, सोचो तो समझ में आएगा। ये जो कंप्यूटर के थ्रू से हम लोग बैठे हुए हैं, क्या है सर? कुछ चीजें जो ऑलरेडी अवेलेबल है इस अर्थ में, उसको हम लोगों ने जुगाड़ किया, जुगाड़ करके दिमाग लगाया, दिमाग लगा के बोला कि इसके साथ इसको जोड़ दो, उसके साथ उसको जोड़ दो, तो फिर एक सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया, एक लैंग्वेज डेवलप हो गया, कुछ हार्डवेयर डेवलप हो गया, और फिर हम लोग उसका नाम दे दिए कंप्यूटर। लेकिन इस कंप्यूटर का जो, जिस चीज से कंप्यूटर बनाया हम लोगों ने, ये चीज हमने बनाया क्या? जैसे एक कंप्यूटर को बनाने के लिए, सोचो जरा, एक कंप्यूटर को बनाने के लिए जो भी चीजें चाहिए होता है, एक कंप्यूटर को बनाने के लिए जो भी चीजें चाहिए होता है, इसमें से एक भी पार्ट्स ह्यूमन बीइंग बनाता है? मतलब पार्ट्स को ऑब्वियसली असेंबल कर किया जाता है, लेकिन इस पार्ट्स को बनाने के लिए जो भी नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए होता है, क्या वो ह्यूमन बीइंग डेवलप करता है सर? प्लीज टेल मी। आप बोलोगे, मैं आपको चलो फिर से प्रूव करता हूँ। जैसे मानो कि कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड होते हैं, है ना, साउंड कार्ड होते हैं, सीपीयू फैन होते हैं, पावर सप्लाई यूनिट होता है, हाँ सर, रैम होता है, मदरबोर्ड होते हैं, ऑल इन वन रीडर होता है, बहुत सारा चीज होता है। लेकिन ये सब जो बेसिक मटेरियल से बना है, जैसे मानो स्टोरेज कैपेसिटी आता है सिलिकॉन से। स्टोरेज जो होता है ना, इसमें गोल्ड रहता है, सिलिकॉन रहता है, चिप के अंदर सिलिकॉन होता है,
तो सिलिकॉन के अंदर स्टोरेज कैपेसिटी होता है, सिलिकॉन ना होता तो आप इस कभी स्टोर ही नहीं कर सकते आप। और ये जो भी मेटल से बना हुआ है, जो स्ट्रक्चर है टीन स्टील ये सब से बना हुआ है, तब बोलो इसमें से कौन सा चीज जो नेचुरल चीज है जिसको ह्यूमन क्रिएट कर सकता है? कोई भी चीज नहीं। ह्यूमन क्या कर सकता है? ह्यूमन सिर्फ इसको अपने हिसाब से एडिशन कर सकता है या डिलीशन कर सकता है। क्रिएट कैसे करेगा? क्या आपको बात समझ में आ रहा है सर? बोलो। इट्स वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट सर। ह्यूमन कोई भी चीज क्रिएट तो नहीं कर सकता, उस पर्टिकुलर नेचुरल यूज मतलब जो भी रिसोर्सेज आपके पास है आप उसको तोड़ के मोड़ के कुछ बना सकते हो। मतलब क्रिएट करना अलग चीज होता है। क्रिएटर मतलब क्या? जो एकदम एकदम नेचुरल लेवल से क्रिएट करना, वो ह्यूमन बीइंग का पावर के पास अंदर नहीं आता सर। ह्यूमन इतना पावरफुल तो है नहीं, लिमिटेशन है ह्यूमन का। वही बात है सर, यही बात है कि यही चीज आपको प्रोडक्शन में समझना होगा कि प्रोडक्शन में एक्चुअली हम लोग यही चीज करते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को काम पे लगा के। ठीक है, ये देखो अगर आप डेफिनेशंस को भी पढ़ते हो ना प्रोडक्शन का, तो आपको ये चीज और अच्छे से समझ में आएगा कि व्हाट इज प्रोडक्शन। व्हाट इज प्रोडक्शन जब भी आप पढ़ोगे तो आपको ना इस बात का बहुत क्लियरली समझ आएगा कि ह्यूमन क्या कर सकता है इकोनॉमिक लेवल में। क्या कहता है डेफिनेशन इन इकोनॉमिक्स? प्रोडक्शन इज एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी which is directed to the satisfaction of the wants of the people. Yes, हमारे सेटिस्फैक्शन के लिए, हमारे लिए एनवायरनमेंट को ठीक रखने के लिए, हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल का सपना पूरा करने के लिए, हमारा पेट्रोल का खर्चा कम करने के लिए, ठीक है ना, सेटिस्फैक्शन ऑफ द वांट्स ऑफ द पीपल। क्योंकि हम चाहते हैं इसलिए जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हम लोग चलाएंगे। इन अदर वर्ड्स प्रोडक्शन कैन आल्सो बी डिफाइंड एज क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी। प्रोडक्शन क्या है? क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स जरूरत। हम लोग सिर्फ यूटिलिटी को ऐड और क्रिएट कर सकते हैं। मेकिंग ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग एनी सर्विस, कोई भी गुड्स या सर्विस को बनाने के लिए। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल लॉ ऑफ साइंस, फंडामेंटल लॉ ऑफ साइंस, विज्ञान का जो फंडामेंटल लॉ है, मैन कैनॉट क्रिएट मैटर। पॉइंट टू बी नोटेड सर, मैन कैनॉट क्रिएट मैटर, मैन कैन डू ओनली टू क्रिएट और एड यूटिलिटी। मैन सिर्फ यूटिलिटी क्रिएट कर सकता है, मतलब जरूरत क्रिएट कर सकता है और जरूरत ऐड कर सकता है, इतना ही मैन कर सकता है। और उसको करके वो अपने आप को बहुत ही स्मार्ट और साड़ा समझते हैं, और कुछ नहीं सके। हाँ क्या सर? बोलो, क्या आप लोगों को बात समझ में आ रहा है? क्या रे? बोलो सर बोलो, क्या आप लोगों को बात समझ में आ रहा है? यस और नो? ये सब समझ बुझते पाचिस की पाचिस ना है ना पुलिस? Yes, sir. The चार फैक्टर इज ऑलवेज देयर, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। कोई भी दुनिया में चीज क्रिएट कर लो, मतलब मैटर तो क्रिएट नहीं कर सकते, बट उसको एडिशन कर सकते हैं या फिर यूटिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, यूटिलिटी ऐड कर सकते हैं। यूटिलिटी को रेडी करने के लिए चाहे कुछ भी यूटिलिटी हो, कंप्यूटर से लेके मर्सिडीज बेंच तक, डजेंट मैटर। आपको लेबर जरूरी है, आपको लैंड का जरूरत है, आपको कैपिटल का जरूरत है, आपको एंटरप्रेन्योरशिप का जरूरत है। सबको मिला के क्या बोलते हैं सर? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। याद रखें, इन सबको मिला जुला के बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ से और एक चीज आपको सिखाता हूँ सर, जान लो सर। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के साथ साथ फैक्टर कॉस्ट के बारे में भी जान लो। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के साथ साथ फैक्टर कॉस्ट के बारे में भी जान लो। बाद में ना पूछना कि सर फैक्टर कॉस्ट क्या है, कनेक्टेड है तो बोल दे रहा हूँ सर। इसे हम लोग ना एक और नाम से भी पुकारते हैं। आप लोग जो लोग चार्टर्ड पढ़ते हो, चार्टर्ड जो लोग कर रहे हो, चार्टर्ड में इंटरमीडिएट लेवल में एक चैप्टर आता है सर, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोल के। ठीक है, मतलब एक टॉपिक आता है सर्कुलर
या फिर जो लोग इकोनॉमिक्स में हायर लेवल स्टडीज करते हैं, मास्टर डिग्री या ग्रेजुएशन में भी हल्का फुल्का होता है, बीकॉम लेवल में मिलता है सर। उसे कहते हैं सर सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। नाउ व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी? ध्यान से बात को सुनना सर। सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी कैसे काम करता है? देखो, ये पूरा इकोनॉमी ना गोल गोल घूमता है। देखो, ये जो चार फैक्टर है, ये चार फैक्टर ये चार फैक्टर किसी ना किसी के घर से मिलता है। इकोनॉमी में ना दो तीन सेक्टर में डिवाइड होता है। मैं आपको थोड़ा सा इसको इलाबोरेट करने का कोशिश करता हूँ, एक सेकेंड। देखो सर, हर एक दुनिया में जो इकोनॉमिकल फैक्टर्स है उसका बेनिफिट कौन कौन लेता है? सबसे ज्यादा अगर मैं बेनिफिट का बात करूं तो वो कोई ना कोई हाउस होल्ड लेता होगा। यस और नो? हाउस होल्ड मतलब हम लोग हर कोई ना कोई किसी ना किसी हाउस होल्ड से ही तो बिलोंग करते हैं। आपका भी घर है, मेरा भी घर है, हाँ। इवन जो रास्ते में रहते हैं उनका भी घर है सर, रास्ता ही उनका घर है, और क्या। ठीक है, तो मतलब जो लैंडलेस होमलेस उनका भी घर है, रास्ता ही उनका घर है। तो कहने का मतलब इतना है सर कि इकोनॉमी में जो इतना सारा फैक्टर का मैटर है, ये किन के लिए है, कौन लोग इसको यूज करता है? सर इसको यूज करने वाले हैं हाउस होल्ड। एकदम प्रिमिटिव टाइम पे चले जाओ सर, 2 मिनट के लिए। कब चले जाओ सर? प्रिमिटिव टाइम में, मतलब जब इकोनॉमी में इतना कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं था, तब उसमें एक हाउस होल्ड हुआ करता था और उसमें फैक्ट्री हुआ करता था। सर क्या बात कर रहे हो? यस सर, ध्यान से समझना बात को। हाउस होल्ड हुआ करता था और फैक्ट्री। सर कैसा फैक्ट्री? बड़ा बड़ा फैक्ट्री। सर पता नहीं किस जमाने में क्या था, बट फैक्ट्री तो होगा। छोटा से छोटा फैक्ट्री जहाँ कुछ ना कुछ बनता होता, कुछ ना कुछ तो बनेगा रे बाबा। इंसान जब लोहा, जैसे हम लोग अलग अलग एरा देखे हैं, अलग अलग टाइम देखे हैं। कभी इंसान ने ब्रोंज बनाया, कभी इंसान ने लोहा बनाया, कभी इंसान ने लकड़ी का यूज किया, कभी पत्थर का यूज करता था, है ना। हम लोग ये सब पढ़े ना हिस्ट्री में, है ना। तो कभी पत्थर, फिर पत्थर से लकड़ी, लकड़ी से लोहा, लोहा से फिर धीरे धीरे और भी आधुनिक मेटल यूज करना सीखा, है ना। तो इस तरह से तो कहीं ना कहीं ये कहीं कहाँ बनता होगा? ऑब्वियसली फैक्ट्री में बनता होगा। फैक्ट्री का शेप आज जैसा है, उस जमाने में वैसा ही था, कोई डोंट नो सर। मे बी इससे बेटर था, मे बी इससे और खराब था, जो भी हो, मतलब क्वालिटी वाइज कोई डोंट नो, बट फैक्ट्री तो था, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। तो अब इकोनॉमी में कोई और नहीं, हाउस होल्ड है और फैक्ट्री है। ध्यान से सुनना, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सर्कुलर फ्लो बता रहा हूं। अब हाउस होल्ड और फैक्ट्री के बीच में क्या कनेक्शन? हाउस होल्ड और फैक्ट्री के बीच में क्या कनेक्शन? देखो सर, अच्छा फैक्ट्री चलने के लिए, फैक्ट्री में क्या होता है, जैसे अगर आज लिथियम प्रोडक्शन होगा, फैक्ट्री में अगर लिथियम में आयन बैटरी प्रोडक्शन होगा, तो फैक्ट्री में लिथियम को लेके आ जाएगा, फिर वहां से प्रोसेस्ड होगा, फिनिश गुड्स बनेगा, फिर वो आयन बैटरी, लिथियम आयन बैटरी अलग अलग चीजों में यूज होगा। अब प्रोडक्शन करने के लिए आपको क्या चाहिए? प्लीज टेल मी सर। कोई भी चीज प्रोडक्शन करो, लिथियम आयन को प्रोडक्शन करो आप, लिथियम आयन को प्रोड्यूस करने के लिए आपको क्या चाहिए सर? मुझे इतना बताओ। चार फैक्टर चाहिए ना आपको, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। हेलो, यू नीड लैंड, यू नीड लेबर, यू नीड कैपिटल। हाँ सर। सब प्रोडक्शन करने के लिए लेबर चाहिए। हाँ, चारों चीज चाहिए। फैक्ट्री के लिए, फैक्ट्री ही जो प्रोडक्शन करेगा उसके लिए उसको जमीन का जरूरत है। अब फैक्ट्री का खुद का जमीन तो होता नहीं ना सर, फैक्ट्री कहाँ से जमीन लेके आएगा? फैक्ट्री किसी ना किसी हाउस होल्ड से जमीन मांगेगा, या फिर हाउस होल्ड का ही कोई ना कोई बंदा बोलेगा कि मेरे पास जमीन है, उससे मैं फैक्ट्री बनाऊंगा। ऐसे ही तो होता है। फैक्ट्री अपने आप से कैसे बन जाएगा? कोई ना कोई हाउस होल्ड का बंदा अपने जमीन में या किसी को जमीन दे देगा कि हाँ भाई चलो जमीन यस। ले लो और फैक्ट्री बनाओ।
तो हाउस होल्ड ही तो लैंड का सप्लाई करेगा फैक्ट्री को। अच्छा, लेबर कहाँ से मिलेगा फैक्ट्री को? हाउस होल्ड से मिलेगा। तब यहाँ पर एक हाउस होल्ड का बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब जितना भी हाउस होल्ड होगा सोसाइटी में सबको एक हाउस होल्ड मानो। मतलब हाउस होल्ड इज ए कॉमन थिंग। चाहे जैसे हमारे देश में अगर मैं बात करूँ 140 करोड़ की आबादी है इंडिया का, अगर एक एक फैमिली में अगर 4 जन करके भी रहता है तो कितना मतलब फैमिली हो सकता है ऑन एन एवरेज? 35 करोड़। अब 35 करोड़ फैमिली जिस घर में रहते हैं वो हाउस होल्ड है। अब हाउस होल्ड 35 करोड़ भी हो सकता है या फिर जो भी हो। तो हाउस होल्ड को एक कंप्लीट वन समझो। अब हाउस होल्ड से ही लैंड का सप्लाई फैक्ट्री में होगा, हाउस होल्ड से ही लेबर। लेबर मतलब दोनों तरह का लेबर। लेबर भी दो तरह का होता है सर। ऐसे इकोनॉमिक्स तो सभी लेबर को लेबर मानता है, लेकिन हम लोग लेबर बोलने से सोचते हैं कि सिर्फ जो मेहनत से सामान ढोता है ना। हम लोगों को लगता है जो बहुत मेहनत करके सर पे सामान उठाता है वही लेबर है। बट इकोनॉमिक्स के लिए लेबर मतलब कोई और अलग लेबर। जो लोग कोट टाई पहन के दिमाग लगा के काम करते हैं उनको मेंटल लेबर बोला जाता है। एक होता है मेंटल लेबर और एक होता है फिजिकल लेबर। जो फिजिकल लेबर ज्यादा देता है, मेंटल लेबर कम देते हैं, उनको हम लोग वेजेस प्रोवाइड करते हैं। और जो मेंटल लेबर ज्यादा देते हैं, फिजिकल लेबर कम देते हैं, उनको हम सैलरी प्रोवाइड करते हैं। बट इकोनॉमिक्स इसको बाइफरकेट नहीं करता। इकोनॉमिक्स में सैलरी बोल के कोई वर्ड नहीं है। इकोनॉमिक्स इन इकोनॉमिक्स एवरीथिंग इज वेजेस। पॉइंट टू बी नोटेड सर। ठीक है, इकोनॉमिक्स में सब वेजेस है। इकोनॉमिक्स में कोई सैलरी बोल के कोई चीज नहीं है। ठीक है, मतलब कोई बोलेगा सर आपको वेजेस मिलता है, अगर मैं बोल दिया तो आप लोग बोले आप पागल हो गए सर, हम लेबर थोड़ी है। अरे हाँ सर, लेबर है। जो जो भी काम करता है वो लेबर ही देता है। अब हम चिल्ला रहे हैं तो अब लेबर है। आप किसी के लिए कुछ कुछ करोगे तो आप लेबर हो। डॉक्टर आपके लिए दिमाग खराब कर रहा है तो वो भी लेबर है। लॉयर आपके लिए कर रहा है तो वो भी लेबर है। हर कोई लेबर है। दुकानदार दुकानदारी करता है तो लेबर है। मतलब है श्रम देना, श्रम। हर कोई मेहनत करता है। जो जितना मेहनत करता है उसी को लेबर कहते हैं। इसमें कोई नेगेटिव साउंड नहीं है, लेकिन हम लोग इसको नेगेटिव वर्ड में यूज करते हैं, वो अलग चीज। अच्छा, तो घर से लैंड मिला, घर से लेबर मिला। अच्छा, कैपिटल का फ्लो कहाँ से होता है? बिजनेस करने के लिए फैक्ट्री को कैपिटल चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जिनके पास पैसा होगा उन्हीं से मिलेगा कैपिटल। मतलब हाउस होल्ड से ही कैपिटल का फ्लो होगा। मतलब फैक्ट्री चलाने के लिए जितना भी पैसा का जरूरत है, जो फैक्ट्री ओनर है वो किसी ना किसी हाउस होल्ड से बिलोंग करता है। अच्छा, कोई बोलेगा सर अगर कोई रिच नहीं है तो फिर वो क्या बिजनेस नहीं करेगा? अच्छा ठीक है, आप अगर गरीब हो या मिडिल क्लास हो तो आपके पास पूंजी नहीं है, तो फिर आप बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हो। इस जरूरत को पूरा करने के लिए बैंक आया ना। बैंक में क्या होता है? बैंक मीडिएटर का काम करता है। एक एक हाउस होल्ड अपना पैसा लेके बैंक में जमा कर देता है। ठीक है, कोई 1 लाख जमा कर दिया, कोई 2 लाख जमा कर दिया, कोई 10,000 जमा कर दिया, कोई 10 करोड़ जमा कर दिया। तो जिनको भी जरूरत है बैंक से लोन ले लेगा। बैंक अपना बिजनेस कर रहा है और इधर कैपिटल का फ्लो फैक्ट्री में जा रहा है। एक फैक्ट्री नहीं, हजारों फैक्ट्री, लाखों फैक्ट्री, करोड़ों फैक्ट्री। इकोनॉमिकल व्यवस्था को समझो। बैंकिंग बिजनेस हवा में नहीं पैदा हुआ, जरूरत के हिसाब से पैदा हुआ। पहले से ही बैंक का जरूरत नहीं पड़ा। बैंक का जरूरत तब पड़ गया जब कैपिटल का प्रॉपर फ्लो नहीं हो पा रहा था। बैंक से भी बाद स्टॉक मार्केट का जरूरत क्यों पड़ गया? आजकल कंपनी स्टॉक मार्केट में आने के लिए पागल क्यों होते हैं? स्टॉक मार्केट के थ्रू से भी कंपनी को पैसा मिल जाता है। स्टॉक मार्केट में लोगों को लोग एनालिसिस करता है ना। बीएससी, एनएससी, ये सब क्या है? वही, वो भी तो फैक्ट्री चलाते हैं। अलग अलग कंपनी, आईटीसी से लेके, रिलायंस से लेके, अदानी से लेके, वो भी बिजनेस करता है।
अब वो लोन के लिए नहीं जाएगा, वो बोलेगा हम जितना लोन का चाहिए होता है वो ले लेगा। अब लोन के बाद भी और पैसे चाहिए और ग्रोथ करना है, पब्लिक को बोलेगा कि क्या आप लोग भरोसा करोगे, तो पब्लिक अपने भरोसे से स्टॉक मार्केट के थ्रू से कंपनी में पैसा डालेगा, फैक्ट्री को क्या मिल जाएगा, कैपिटल मिल जाएगा। अच्छा स्टॉक मार्केट में नहीं डायरेक्ट जाने का डर लगता है तो कोई म्यूचुअल फंड के थ्रू से चल जाता है। म्यूचुअल फंड क्या है, ये एक थोड़ा सा ट्रस्ट बना के म्यूचुअल फंड में वही काम करता है। अलग अलग हाउस होल्ड का लोग म्यूचुअल फंड में पैसा डालता है, म्यूचुअल फंड को चलाने वाला एक ट्रस्ट होता है जिनके पास पैसा भी है, फंड चलाने का दम भी है, सरकार के पास उनका लाइसेंस भी है। सरकार बोलता है कि ठीक है आप अलग अलग लोगों से पैसा लो, कुल मिला के 400 500 करोड़ 1000 करोड़ 2000 करोड़ जितना फंड बना सकते हो बनाओ। अब वो फंड बना के क्या करता है, वो फैक्ट्री को देता है, कंपनी को देता है, कंपनी उससे बिजनेस करता है, कभी प्रॉफिट होता है तो कभी लॉस होता है, वो अलग बात, बिजनेस का तो ये बेसिक कैरेक्टर है। तो ये म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, बैंकिंग सिस्टम, ये सारा का सारा अल्टीमेटली बिजनेस लेवल में कैपिटल के फ्लो का ही हेल्प करता है। सोचो जरा सोचो ये क्या हो रहा है। इकोनॉमिक्स तो यही है सर, यही है इकोनॉमिक्स का जड़। जड़ समझ जाओगे जिंदगी भर समझ जाओगे, और नहीं समझोगे कभी नहीं समझोगे। आगे देखो, अब थोड़ा मैं सिंपल करता हूँ, अब बैंक को थोड़ा सा साइड कर देता हूँ अभी, क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाने से फिर सर्कुलर फ्लो समझ में नहीं आएगा। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन घर से फैक्ट्री के लिए चला गया, अब फैक्ट्री बोल रहा है तुम हमको लैंड दो, जैसे सुभाष सुभाष चंद्र बोस क्या बोला था, तुम हमें खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे। फैक्ट्री बोल रहा है हाउस होल्ड को तुम हमें लैंड दो, हम तुम्हें क्या देंगे, रेंट देंगे, हम तुम्हें रेंट देंगे, तुम हमें जमीन दो। अब जमीन का मतलब क्या, खेती करने का जमीन। इकोनॉमिक्स के जमीन का मतलब बहुत बड़ा है लैंड का मतलब सिर्फ खेती बाड़ी करने वाला लैंड नहीं, या घर बनाने वाला लैंड नहीं। इन इकोनॉमिक्स द मीनिंग ऑफ लैंड इज मोर देन दैट। इकोनॉमिक्स में लैंड का मतलब आसमान भी है, इकोनॉमिक्स के लैंड का मतलब पानी भी है। ये समुद्र का जो पानी है ना, ये भी लैंड है, नदी का पानी भी लैंड है, उसके ऊपर का आसमान भी लैंड है। अच्छा लैंड का वैल्यू क्या होता है, जैसे देखो कोलकाता से अगर आपको कोलकाता से अगर आपको नागपुर का एक एयरलाइन रूट चाहिए, तो ये क्या आप जमीन से चलोगे कि आसमान से चलोगे, बोलो सर। मतलब हवा में बात नहीं करेंगे ना, मैं आपको बोल रहा हूं कि लैंड का मतलब सिर्फ लैंड नहीं, मतलब जिसको हम लोग नॉर्मल तरीके से लैंड समझते हैं, लैंड मीन्स नॉट जस्ट लैंड इन इकोनॉमिक्स, लैंड इज बियॉन्ड दैट। स्काई इज ऑल्सो लैंड इन इकोनॉमिक्स। इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ कि कोलकाता से नागपुर या कोलकाता से जयपुर अगर आपको एयरलाइन चलाना है, क्या आप जमीन से चलोगे क्या आसमान से भी चलोगे, जमीन का जरूरत पड़ेगा बट आसमान भी तो चाहिए, स्काई रूट तो चाहिए है ना, तो स्काई रूट के लिए आपको परमिशन चाहिए, तो स्काई का रूट आपके लिए क्या हुआ, स्काई नहीं है ये। इन इकोनॉमिक्स दिस इज आल्सो लैंड। इकोनॉमिक्स इसे लैंड मानते हैं। जैसे अगर आप समुद्र के थ्रू से कोलकाता से चेन्नई आना चाहते तो क्या आप लैंड मास से आओगे समुद्र के थ्रू से, लेकिन वो भी जो रूट है ना, वो रूट भी आपका लिए लैंड है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझा करो सर, बातें समझा करो। तो लैंड के बदले क्या है सर, रेंट या लाइसेंस फीस कुछ भी हो सकता है। लेबर, हाउस होल्ड को फैक्ट्री बोल रहा है तुम हमें लेबर दो, हम तुम्हें वेजेस देंगे। फैक्ट्री चिल्ला रहा है तुम हमें लेबर दो, हम तुम्हें वेजेस देंगे। कैपिटल चाहे डायरेक्ट हो, कैपिटल डायरेक्टली भी हाउस होल्ड फैक्ट्री को दे सकता है, कंपनी डिपॉजिट के तौर पे, कंपनी डिवेंचर के तौर पे,
और अगर डायरेक्ट नहीं दे सकते तो बैंक के जरिए, म्यूचुअल फंड के जरिए, स्टॉक एक्सचेंज के जरिए, देयर आर लॉट्स ऑफ जरिया। तो फैक्ट्री अगेन हाउस होल्ड को बोलता है तुम हमें कैपिटल दो, हम तुम्हें क्या देंगे? अरे हम तुम्हें क्या देंगे? कैपिटल के बदले क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। तुम हमें कैपिटल दो, हम तुम्हें इंटरेस्ट देंगे, सूद। अगर सूद वर्ड अच्छा नहीं लगता, जैसे बहुत सारे जगह में दुनिया में ऐसा जगह है जो सूद की बात नहीं करते, तो उनको थोड़ा घुमा के बोलना पड़ता है कि हम तुम्हें प्रॉफिट का पार्ट देंगे, उसे हम लोग डिविडेंड कहते हैं। लेकिन बात वही है, घुमा के बोलो सीधा बोलो वही है। एंटरप्रेन्योर फैक्ट्री बोलता है तुम हमें एंटरप्रेन्योर दो। अरे कोई तो होगा जो रिस्क उठा के बिजनेस को करेगा। तुम हमें एंटरप्रेन्योर दो, हम तुम्हें प्रॉफिट देंगे। प्रॉफिट आएगा। तो सर ये जो नीचे वाला चार हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। किसके लिए? बिजनेस के एंगल से सोचो, फैक्ट्री के एंगल से। बिजनेस के लिए ये सब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। और ये जो ऊपर का चार है ये उनके लिए, मतलब रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, डिविडेंड और प्रॉफिट, ये इनके लिए फैक्टर कॉस्ट है। फैक्टर कॉस्ट। अच्छा, हाउस होल्ड के एंगल से देखो तो ये सारा का सारा क्या है? ये रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, डिविडेंड, फैक्टर इनकम। बोलो सर, क्या आप लोगों को ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर ऑफ कॉस्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आया? बोलो सर, ये सर्कुलर फ्लो है इकोनॉमी का। अब और एक चीज, मजा का चीज बताता हूँ, पहले ये बोलो मुझे एक बार, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अगर फैक्टर कॉस्ट और फैक्टर इनकम दिमाग में घुस गया, अब आगे का कहानी देखो। अब आगे का कहानी देखो, सर्कुलर फ्लो में क्या होता है। कहानी में ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट सर? सर हम लोग तो हाउस होल्ड की तरफ से ये सब चीज फैक्ट्री को दे दिए, फैक्ट्री भी हमें बदले में कुछ दे दिया, लेकिन बदले में फैक्ट्री क्या कर रहा है? सर कोई प्रोडक्शन कर रहा है, गुड्स बना रहा है। अच्छा, गुड्स बना के फैक्ट्री किसको बेचता है? सर हाउस होल्ड। हाउस होल्ड को ही बेचता है। फैक्ट्री गुड्स बना के हाउस होल्ड को ही बेचता है। हाउस होल्ड इनसे क्या करता है? बाई करता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो, हाउस होल्ड का जमीन, हाउस होल्ड का लेबर, हाउस होल्ड का कैपिटल, हाउस होल्ड का एंटरप्रेन्योर पहुंच गया फैक्ट्री के पास। फिर फैक्ट्री का पैसा, फैक्ट्री का पैसा रेंट के नाम पे, वेजेस के नाम पे, इंटरेस्ट के नाम पे, प्रॉफिट के नाम पे पहुंच गया हाउस होल्ड के पास। फिर फैक्ट्री का गुड्स या सर्विस हाउस होल्ड के पास जा रहा है और हाउस होल्ड उसको खरीद रहा है फैक्ट्री से। तो अगेन जो पैसा फैक्ट्री ने हाउस होल्ड को दिया था, वही पैसा हाउस होल्ड फिर से फैक्ट्री को दे रहा है। सर पैसा किसका है? मनी किसका है यहाँ पर? फैक्ट्री का कि हाउस होल्ड का, या किसी का नहीं? मनी बिलोंग्स टू, मनी बिलोंग्स टू इकोनॉमी, और मनी बिलोंग्स टू हाउस होल्ड, और मनी बिलोंग्स टू फैक्ट्री। सर मनी बिलोंग्स टू इकोनॉमी। ना तो ये घर का है, ना तो ये घाट का है, मतलब ना तो ये हाउस होल्ड का है और ना ही ये फैक्ट्री का है, ये तो इकोनॉमी का है। आप देखते रहो,
पैसा किसी का नहीं है, जो आपके पॉकेट में है कल किसी और का होगा, जो किसी और के नाम पे चला जाएगा फिर किसी और के नाम पे चला जाएगा। हमारे लिए पैसा थोड़ी होता है, पैसा हमेशा किसी और के लिए होता है। सोचो कभी, अभी आपको क्लास चल रहा है, आपका क्लास खत्म हो जाएगा, भूख लगेगा, आप बोलोगे कुछ खाना खाना है, रास्ते में जाके थोड़ा चाउमीन एग रोल खाने का मन कर गया, किसी को फुचका खाने का मन कर गया, किसी को रेस्टोरेंट जाने का मन कर गया, बस पैसा किसी और के नाम पे हो जाएगा। ऑटो करके जाओगे किसी और के नाम पे हो जाएगा, मोबाइल पे बात करोगे किसी और के नाम पे हो जाएगा। आपका पैसा आपका नहीं सर, किसी और के नाम पे लिखा हुआ है। इसे बोलते हैं ना कि वो क्या बोलते हैं, बहुत सुंदर से बोलते हैं कि पत्थर पत्थर पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। ठीक है, तो वही चीज है सर, किसके नाम पे क्या है सब लिखा हुआ है, बस जैसे जैसे समय आता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जैसे जैसे समय आता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग। इसे क्या कहते हैं, ये जो मैं आपको सिखाया अभी, जैसे ये सीए इंटर में, एमकॉम में, बीकॉम फाइनल में पढ़ा जाता है सर, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। ये जो मैं आपको सिखाया ये टू सेक्टर इकोनॉमी, जिसमें मैंने सिर्फ बिजनेस लिया और हाउस होल्ड लिया। ऐसा थ्री सेक्टर भी होता है, थ्री सेक्टर में बीच में गवर्नमेंट आएगा, बीच में सरकार आ जाएगा, फिर फैक्ट्री इनकम करेगा, सरकार को टैक्स देगा, हाउस होल्ड इनकम करेगा, सरकार को टैक्स देगा, सरकार भी इनको अलग अलग सुविधाएं देगा, सब्सिडी देगा, फैक्ट्री को भी हाउस होल्ड को भी। तब हो जाएगा थर्ड सेक्टर, थ्री सेक्टर इकोनॉमी। और फिर और एक होता है फोर सेक्टर, जिसमें गवर्नमेंट के साथ फॉरेन कंट्री का कनेक्टिविटी जुड़ जाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। उसमें गवर्नमेंट भी फॉरेन के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगा, फैक्ट्री वो भी कर सकता है, हाउस होल्ड भी कर सकता है। तो जब फॉरेन फॉरेन कंट्री भी इकोनॉमी में शामिल हो जाता है हमारे, जो आज की डेट में कंप्लीट चार सेक्टर इकोनॉमी ही देखने को मिलता है, लेकिन इनिशियल लेवल में पहले फैक्ट्री एंड हाउस होल्ड, फिर बीच में आ जाएगा सरकार, फिर आ जाएगा फॉरेन, कुल मिला के बन जाएगा फोर सेक्टर इकोनॉमी। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, टू सेक्टर का, फिर आता है थ्री सेक्टर, फिर आता है फोर सेक्टर। वन सेक्टर नहीं होता सर, अकेला अकेला थोड़ी चलता है सर, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, अकेले अकेले नहीं हो पाएगा सर, या तो दो या तो तीन या तो चार। आई होप कि आपको प्रोडक्शन लेवल समझ में आ रहा है, ये प्रोडक्शन कैसे काम करता है। आगे देखो, जैसे यहाँ पर कुछ बेसिक बात कहा है सर, व्हाट इज लैंड। लैंड इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फ्री नेचुरल रिसोर्सेज whose supply for the economy as a whole is fixed। इंटरेस्टिंग ना, लैंड फिक्स्ड है, वेरिएबल नहीं। व्हाई, क्या लैंड फिक्स्ड है कि वेरिएबल है? ये भारत है, ये भारत है, मतलब भारत का नक्शा है, ये हमारे देश का नक्शा है। नाउ जस्ट आई एम आस्किंग कि अगर ये भारत का नक्शा है तो इसमें जितना जमीन आपको दिख रहा है, करेंटली इंडिया वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है बाय साइज, 7th लार्जेस्ट। इसमें जितना जमीन है, बार बार बोल रहा हूं, इसका स्काई, इसका वाटर बॉडी सब लैंड ही है। माय क्वेश्चन इज, जितना जमीन भारत में है क्या ये फिक्स्ड है कि वेरिएबल है? क्या हम जमीन बढ़ा सकते हैं? हाँ सर, क्या हम भारत का जमीन को बढ़ा सकते हैं? अब ये ना कह दो कि वो युद्ध करके बढ़ा लेंगे, जैसे पाकिस्तान बदमाशी करके पीओके लिया है, चाइना बदमाशी करके तिब्बत को ले लिया, वो अलग बात है सर, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। एग्जिस्टिंग जो आपके पास है इकोनॉमिकली,
क्या हम उसे चेंज कर सकते हैं? देखो सर, यहाँ पर 2 पॉइंट है। इंडिविजुअली आपके पास 10 बीघा जमीन है, आप और जमीन खरीद लोगे, मानो कि और 2 बीघा बाई कर लिए, 10 से 12 बीघा जमीन हो जाएगा आपका, या डिसिमाइल जो भी आप समझते हो जमीन का हिसाब, 10 एकड़, 10 बीघा, 10 काठा, जो समझते हो, वॉट एवर यू अंडरस्टैंड। एज एन इंडिविजुअल आप अपना जमीन बढ़ा सकते हो, बट इकोनॉमी एज ए होल, भारत एक इकोनॉमी है, भारत एक अर्थव्यवस्था है, भारत एक देश है, क्या इकोनॉमी एज ए होल भारत अपना जमीन को बढ़ा सकता है? प्लीज टेल मी, आंसर करो सर। एज एन इंडिविजुअल आपके पास 10 बीघा जमीन है, आप और 2 बीघा लेना चाहते, और 5 बीघा लेना चाहते, कर सकते हो, बट इंडियन इकोनॉमी, उसके पास जितना जमीन है एज ए पॉलिटिकल टेरिटरी, क्या उससे ज्यादा जमीन वो कहीं से जुगाड़ कर सकता है क्या? सर वार सिचुएशंस नहीं, मतलब लोगों का जमीन हड़प के नहीं, हड़पाना नहीं है, जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड किया है, लोगों का जमीन हड़पा हड़पा के अपना बनाया। आजकल पाकिस्तान का वही मानसिकता है, चाइना भी वही कर रहा है, भारत ऐसा नहीं करता है सर। हम लोग किसी का जमीन हड़पते नहीं है, आज तक नहीं किए। कोई प्यार से हमसे जोड़ना चाहता है वो अलग बात, हमारा कल्चर को अडॉप्ट करना चाहता है वो अलग बात, बट हम किसी का जमीन हड़पते नहीं। मतलब ये भारत के इतिहास में नहीं मिलेगा, मतलब भारत के इतिहास में हाँ इंडिविजुअल राजा लोगों के बीच में मिलेगा, ये राजा उस राजा को हरा दिया, वो सब बीच बीच में देखा गया है, लेकिन भारत एज ए कंट्री होल कभी किसी का जमीन हड़पने का काम नहीं किया। आई होप यू अंडरस्टैंड सर कि जमीन जितना है वो फिक्स्ड है, ये इकोनॉमी का नेचर है। लैंड इंक्लूड्स ऑल दोज नेचुरल रिसोर्सेज, तो सप्लाई फॉर द इकोनॉमी एज ए होल इज फिक्स्ड, याद रखे, ये वेरिएबल नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी कर लो। लेबर इज ऑल ह्यूमन एफर्ट्स, लेबर क्या है? लेबर इज ऑल ह्यूमन एफर्ट्स ऑफ बॉडी और माइंड। हम शरीर का एफर्ट देते हैं, माइंड का एफर्ट देते हैं, undergone partly or wholly with a view to secure an income apart from the pleasure derived directly from the work. So what is labor? लेबर क्या हुआ सर? लेबर इंसान तब देता है जब उनसे उसको कुछ इनकम होता है, यस दैट्स ट्रू, इनकम करने के लिए और साथ में प्लेजर भी है। हर इंसान को ना काम करने में मजा आना चाहिए, जब मजा सजा हो जाए ना, जब मजा सजा हो जाए, अगर जब ऐसा होता है कि काम थकान लगता है तो मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी बहुत लोग करते हैं। हर किसी को अपना काम पसंद नहीं होता, पर फिर भी गुजारा के लिए करते हैं। बट अच्छा ये होता है कि जो आप काम करते हो उसे आप प्यार कर लो, चाहे जो भी काम हो। रिक्शा वाला रिक्शा भी चलाए तो प्यार से चलाए, टीचर पढ़ाए तो प्यार से पढ़ाए, डॉक्टर डॉक्टरी करे तो प्यार से करे, इंजीनियर अपना प्रोफेशन करे प्यार से, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी प्यार से अपना प्रोफेशन संभाले, तो जाके मजा आए। तो प्लेजर तो है सर, काम करने में मजा आए तो वो काम करने का बात ही अलग है, बट काम करने में जब मजा ना आके सजा हो जाए ना, वो चिंता का बात है। इसलिए क्या कहते हैं, लेबर इज ऑल ह्यूमन एफर्ट्स बॉडी ऑफ और ऑफ माइंड अंडरगोन पार्टली और होली विथ ए व्यू टू सिक्योर एन इनकम ऑब्वियसली एंड द प्लेजर डिराइव डायरेक्टली फ्रॉम द वर्क, और उस काम को करके आपको जो खुशी मिलता है, दैट इज लेबर। So what is capital? Capital is that part of wealth of an individual or community. आपका खुद का हो सकता है या कम्युनिटी का हो सकता है। कम्युनिटी मतलब आप जिस ह्यूमन कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, चाहे ह्यूमन कम्युनिटी कंट्री एज ए होल हो सकता है, या फिर जात बिरादरी हो सकता है सर, बिरादरी का भी होता है। ऐसे एक एग्जांपल देता हूं आपको कम्युनिटी का। इंडिया में एक इंटरेस्टिंग कम्युनिटी है सर, बिजनेस कम्युनिटी। आप जानते हो दे मोस्टली बिलोंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ राजस्थान,
प्यार से इनको मारवाड़ी कहते हैं। ऐसे मैम मारवाड़ी है, यू ऑल नो दैट, बट वो बात नहीं है सर। मारवाड़ी के लिए एक कहावत है सर, कहते हैं कि जहां ना जाए बैलगाड़ी वहां जाए मारवाड़ी। आई डोंट नो आप लोग सुने हैं कि नहीं सुने। भारत का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहां मारवाड़ी अपना बिजनेस नहीं फैलाए। समझने लायक चीज है सर, कैसे किया, किस तरह से किया, अगर ये समझ जाओ ना। आज पैसा बहुत लोग देखता है मारवाड़ी का, लेकिन मारवाड़ी का पैसा बनाने का जो स्किल्स है, ये आज से नहीं सर, ये महाभारत एरा से चालू हुआ है। सर क्या बात करते हो? यस सर, इट्स अ एरा ऑफ महाभारत। महाभारत का वार खत्म होने के बाद अग्रसेन बोल के एक फेमस राजा हुआ करता था, और उनका एक कम्युनिटी था, मतलब अग्रसेन का फैमिली बेसिकली। ठीक है, मैं कम्युनिटी से क्या बोलना चाह रहा आप समझो। कैपिटल इंडिविजुअल भी आ सकता है, कम्युनिटी से भी आ सकता है। अब कम्युनिटी कैसे बिजनेस को डेवलप करता है, ये अग्रवाल कम्युनिटी से सीखना चाहिए। एंड द अग्रवाल सेक्ट बिलोंग्स फ्रॉम द अग्रसेन। दिल्ली में कभी जाओगे ना, आपको अग्रसेन की बावली नजर आएगा। दिल्ली में आज भी है अग्रसेन की बावली, बहुत पुराना, मे भी 5000 साल, मे भी 7000 साल पुराना। कोई ठीक से बता नहीं पाता सर, क्योंकि महाभारत का एग्जैक्ट डेट वगैरह अभी भी रिसर्चर फाइंड नहीं कर पा रहे, बहुत समय निकल गया ना, इसलिए। अब अग्रसेन कम्युनिटी को जो बिलोंग करते हैं उन्हें अग्रवाल कहते हैं। इसलिए आप देखना मोस्ट ऑफ दी मारवाड़ीज, पूरा मारवाड़ी सेक्ट नहीं सर, जो लोग अग्रसेन कम्युनिटी को बिलोंग करता है वो अग्रवाल टाइटल यूज करता है। इसलिए देखना मैम के फैमिली में भी सेम टू सेम, ज्यादातर केस में ये लोग बनिया होता है, लेकिन स्टार्टिंग में ये लोग बनिया नहीं था। स्टार्टिंग में ये लोग राजपूत था, मतलब युद्ध कौशली करता था। तो कृष्ण भगवान जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था रेस्पॉन्सिबिलिटीज, तो अग्रसेन ने बोला कि हम वार नहीं, बिजनेस डेवलप करेंगे कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो अग्रसेन और उसका फैमिली सबसे पहले हरियाणा के लिए निकला। हरियाणा में कुछ क्षेत्र में वो लोग जाके बसा। फिर वहां पर ये लोग एक सिस्टम बनाया। क्या सिस्टम बनाया? कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कि इनकी कम्युनिटी में अगर 5 लोग हैं पहले से, मानो ऑलरेडी 5% उनके कम्युनिटी में है। डेमोक्रेसी किसे के बोलते हैं समझो सर, सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है। मानो पहले से अग्रसेन जी की कम्युनिटी में 5 लोग थे, अब कहीं से और 2 लोग उनकी कम्युनिटी में ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है, और 5 लोग। तो जो 5 ओल्ड 5 थे, उनके पास मानो ऑलरेडी कुछ ना कुछ व्यवस्था है, रहने का जगह, बिजनेस, ठीक है, दुकान का जो भी है। लेकिन जो न्यू 5 ऐड होना चाहते हैं, दे डोंट हैव एनीथिंग, इनके पास कुछ नहीं है। तो ये रूल बनाया अग्रसेन जी ने। क्या रूल बनाया? कि जो ओल्ड 5 है वो न्यू 5 को घर बनाने के लिए ब्रिक्स, दुकान चलाने के लिए पैसा, मतलब हेल्प करेगा, जो जिससे जितना हो पाता है। बाकी न्यू 5 को डेवलप होने में जितना जरूरत पड़ सकता है, बाकी सब मिलके हेल्प करेगा जितना उस टाइम पे जरूरत है। बाकी ये जो न्यू 5 है, ये पैसा वापस करेगा उनको जब इनका चल जाएगा। अब इस तरह से ओल्ड 5 ने न्यू 5 को देखेगा, फिर न्यू 5 नेक्स्ट न्यू 5 को देखेगा। इस तरह से अपना कम्युनिटी को कैपिटल देके कम्युनिटी को डेवलपमेंट कर दिया, और ओवरऑल बिजनेस के लिए कभी भी चिंता करने का जरूरत नहीं पड़ा। और फिर मारवाड़ी जहां जहां जाता है वहां कम्युनिटी बना के रहते हैं, और अपने कम्युनिटी से एक दूसरे को हेल्प मिल जाता है। पूरा भारत में फैला हुआ है। सिमिलर कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं गुजराती लोग। गुजराती लोग तो भारत से बाहर जाके ज्यादा बिजनेस करते हैं, अफ्रीका में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में। कुछ समझे सर? कम्युनिटी कैपिटल किसको बोलते हैं? हेलो, आपको भारत का इतिहास पढ़ा दिया सर, ये कैसे कैपिटल कंट्रीब्यूट होता है बिजनेस लेवल में। समझ जाओगे ना, मजा आ जाएगा सर, कि कैसे डेवलप होता है। पॉलिटिक्स करके फायदा नहीं होता।
हाँ ये वो नहीं दे रहा, ये वो नहीं दे रहा, ये कम्युनिटी का मैटर है। हम अपने कम्युनिटी को उठाएंगे कि नीचे गिराएंगे। जैसे कोई कोई बोलता है ना कि बंगाली बंगाली शत्रु, ऐसे बोलते हैं सर, बंगाली बंगाली का शत्रु है। अरे क्यों शत्रु होगा? बंगाली बंगाली को क्यों नहीं उठा सकता? एक बंगाली दूसरे बंगाली से क्यों जलता है? नहीं करना चाहिए ना, किसी को किसी से नहीं जलना चाहिए, जल के कोई फायदा नहीं है। जब तक ये सब सोच नहीं डेवलप होगा ना, तब तक मुश्किल है। सोसाइटी सोच से बनता है सर, सोसाइटी पैसे से तो बाद में बनता है, पहले सोच, सोचोगे तो बनोगे। यही है इकोनॉमिक्स, यही है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मतलब सिर्फ ये ग्राफ नहीं, ग्राफ तो बन जाएगा सर, ग्राफ में क्या है? कैपिटल इंडिविजुअली आ सकता है, कम्युनिटी से आ सकता है। आजकल सोशल बैंक वगैरह बना है ना, एनबीएफसी, ये सब कम्युनिटी वाइज चलता है, उसी को बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक मूवी का नाम बताता हूं, अगर कभी नहीं देखा तो देखना जरूर। सर हम लोग कनेक्टेड होगी नहीं? एक पुराना मूवी है, मूवी का नाम है मंथन। ये आमूल बनने का कहानी, देखे हो किसी ने? हाँ सर, किसी ने देखा? अमूल बनने की कहानी, ये जो अमूल दूध पीता है इंडिया, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। अमूल कैसे बना, कम्युनिटी कैसे डेवलप हुआ, वहां पर दिखाया गया। हो सके तो जरूर देखना। भार्गीज क्यूरेन, एक मेडिकल वेटरनरी डॉक्टर, गाय भैंस का डॉक्टर, उन्होंने बनाया अमूल को। लोकल बिजनेस, मतलब लोकल जो जमींदार लोग थे, वो लूट रहा था गांव वाले को। फिर वो भैंस का डॉक्टर, गाय भैंस का, वो आके लोगों को समझाया, और फिर दूध का जो बिजनेस क्या हो सकता है वो अमूल ने करके दिखाया, वो भी कम्युनिटी कैपिटल से। कनेक्टेड हो आप लोग? समझ में आ रहा है? यस सर। तो इंडिविजुअल कैपिटल से, कम्युनिटी कैपिटल से, विच इज यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। कैपिटल स्टॉक कॉन्सेप्ट, कैपिटल एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। कैपिटल एक स्टॉक कॉन्सेप्ट, इकोनॉमी में दो कॉन्सेप्ट चलता है, एक स्टॉक और एक फ्लो। कैपिटल मतलब आप कुछ पूंजी लेके आज आते हो, फिर उस पूंजी को स्टॉक बनाते हो, फिर उसके बेसिस में आप बिजनेस को बनाते हो। प्रोड्यूस मीन्स प्रोडक्शन एंड इट कंप्राइज ऑफ मैन मेड मशीन्स, मटेरियल्स व्हिच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शंस। कैपिटल से मशीन बनाते हो, मशीन से कुछ न्यू प्रोडक्ट बनाते हो, फिर वहां से धीरे 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 आपका बिजनेस ग्रो करता है। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? Entrepreneur is the person who organize business, initiate production, remunerates other factor of productions, introduce innovations, and bear the risk of uncertainties of business. Entrepreneur वही होते हैं जो रिस्क उठा के इनोवेटिव वे में बिजनेस करते हैं। प्रॉब्लम यही आज के डेट में हमारा जो स्कूल कॉलेज का एजुकेशन सिस्टम है ना, इसमें इनोवेशन करने का शिक्षा नहीं दिया जाता, सिर्फ रटने का और एग्जाम पास करने का शिक्षा दिया जाता है। अब ज्यादा रटेंगे और ज्यादा एग्जाम पास करके करेंगे ना, तो एग्जाम तो पास हो जाएगा, और फिर बेकार धरना में बैठेगा और कुछ नहीं होगा। कभी सरकार को गाली देंगे, कभी घर को गाली देंगे, और फिर पता नहीं। लेकिन अगर एडुकेशन में इनोवेशन होता है ना, एडुकेशन जब इनोवेटिव होता है, तो यूथ कभी भी ये चिंता में नहीं पड़ेगा कि अगर जॉब नहीं मिलेगा तो क्या होगा। तो ये होता है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स जो हर बच्चे में होना चाहिए। कैसे? प्रॉपर एजुकेशन, ओपन माइंडेड एजुकेशन। जो पढ़ते हैं, साइंस पढ़े, साइंस में इनोवेशन, कॉमर्स पढ़े, कॉमर्स में इनोवेशन, ह्यूमैनिटीज आर्ट्स पढ़े, उसमें इनोवेशन, हिस्ट्री पढ़े, ज्योग्राफी पढ़े, उसमें इनोवेशन। हर चीज को कुछ ना कुछ काम पे लगाया जा सकता है। बंगाली पढ़ रहे हैं ना, तो बंगाली से भी काम हो सकता है। यू कांट इमेजिन, सिर्फ बंगाली का नॉलेज लेके आप क्या कर सकते हो। बहुत लोग नॉर्मली बोलते हैं बंगाली ऑनर्स वो करके क्या होगा, आप सोच भी नहीं सकते हिंदी ऑनर्स बंगाली ऑनर्स करके इंसान क्या कर सकता है। अब इनको जानते हो?
बहुत फेमस पॉलिटिशियंस है, पोएट है, हिंदी पोएट, हिंदी में लिखते हैं, कुमार विश्वास। नाम सुने आप लोग? यूट्यूब में बड़ा वायरल होते हैं, पॉलिटिशियंस है। केजरीवाल के साथ दिल्ली में सरकार बनाने का काम किया था, आपको बनाया था। फिर बाद में केजरीवाल जी उनको धोखा दे दिया, फिर वो बीजेपी में आ गए। अभी अलग अलग कविताएं बनाते हैं, मूवी में स्क्रिप्ट लिखते हैं और खुद भी कविता पढ़ते हैं। सुने होंगे आप लोग कुमार विश्वास जी के बारे में। वो सिर्फ हिंदी के बेसिस पे इतना नाम कमा लिया। एक भाषा ही तो है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। हर फील्ड में कुछ ना कुछ हो सकता है, बस आपके अंदर वो हुनर होना चाहिए जिसे एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। द प्रोडक्शन फंक्शन, अब आ जाते हैं सर। 4 फैक्टर क्या क्या है, उसका डेफिनेशन, उसका मतलब समझा दिया आपको। अब आपको फंक्शंस बता रहे हैं। व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? प्रोडक्शन फंक्शन इज अ स्टेटमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फर्म्स स्कार्स रिसोर्सेज, that is its inputs and the output that result from the use of the resources। मतलब वही जो ऑलरेडी आप लोगों को समझा दिया। आज जम्मू कश्मीर में लिथियम का खोज मिला है। अब उस लिथियम को अगर हम स्कार्स रिसोर्स माने कि हमारे पास लिमिटेड लिथियम है मानो, अब उस लिथियम का इनपुट से हम किस तरह का बैटरी या आउटपुट बना के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या जो भी जरूरी चीजें हैं बना सकते हैं फ्रॉम द यूज ऑफ द रिसोर्सेज। दैट इज ऑल अबाउट प्रोडक्शन फंक्शंस। अब इसको अगर इक्वेशन में डाला जाए, जो मैं आपको समझाया, इसको अगर इक्वेशन में डाला जाए तो इक्वेशन मतलब क्यू मतलब प्रोडक्शन सर। Q इक्वल्स टू फंक्शंस ऑफ एल एंड के। Q इक्वल्स टू फंक्शंस ऑफ एल एंड के, वेयर एल का मतलब है लेबर, के का मतलब है कैपिटल और Q का मतलब है आउटपुट। तो लिथियम से सिंपल बात है, देखो अगर हम लिथियम आयन बैटरी बनाएंगे, अगर हम लिथियम आयन बैटरी प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो प्रोडक्शन फंक्शन का फॉर्मूला कितना आसान है, याद करने का भी जरूरत नहीं है। अगर हम लेबर और कैपिटल यूज करके आउटपुट के लिथियम आयन बैटरी बनाते हैं तो वही है प्रोडक्शन फंक्शन, और क्या। अब इसको आप कैसे याद करना है कर लो, एग्जाम में सवाल करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। Q इक्वल्स टू फंक्शंस ऑफ एल एंड के, जहां एल का मतलब है लेबर, के का मतलब है कैपिटल। मेहनत दो, पूंजी दो, बनाओ बैटरी, बनाओ गाड़ी, बनाओ इकोनॉमी, और क्या। अभी किसी भी चीज में अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग आज लिथियम में बात किए हैं इसलिए मैं आपको लिथियम के बारे में बोला। अब ये प्रोडक्शन फंक्शंस के बारे में एक फेमस स्टैटिस्टिकल प्रोडक्शन फंक्शंस है, ये भी बहुत पूछते हैं सर। इसके बारे में एक बहुत फेमस रिसर्च हुआ है इकोनॉमिक एंड मैथमेटिक्स लेवल में। जिन्होंने ये रिसर्च किया उनका नाम है कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शंस। क्या नाम है सर? कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। अब कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? स्टेटेड एज Q इक्वल्स टू KL कांस्टेंट A कांस्टेंट C टू द पावर 1 माइनस A। तो व्हाट इज दिस? कुछ नहीं सर, ये एक मैथमेटिकल फंक्शंस है जो मैथ्स में यूज किया जाता है, जहां पर Q का मतलब तो आउटपुट है जो हम लोग यहां पर भी देखे, एल का मतलब है क्वांटिटी ऑफ लेबर, एल का मतलब है क्वांटिटी ऑफ लेबर, सी का मतलब है क्वांटिटी ऑफ कैपिटल, मतलब यहाँ पर कैपिटल को सी से डिनोट किया गया। और के एंड ए, के और ए जो है सर यहाँ पर के एंड ए, ये दोनों है पॉजिटिव कांस्टेंट। पॉजिटिव कांस्टेंट, देखो सर कोई भी चीज दुनिया में बना लो, लिथियम आयन बैटरी से लेके इलेक्ट्रिक व्हीकल, कंप्यूटर से लेके मर्सिडीज बेंज, या सिंपल से छोटा सा बिस्किट्स पैकेट से लेके आटा का पैकेट, डजंट मैटर। हर चीज को बनाने के लिए फंक्शंस वगैरह तो सब ठीक है, लेकिन पॉजिटिव कुछ कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब जो एक्चुअली आपका प्रोडक्शन में जान डालेगा कि हाँ हमें करना है, इसका जरूरत है, दैट्स काइंड ऑफ, जो मैथ्स में एक पॉजिटिव कांस्टेंट की तरह यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर के
और ए को एक पॉजिटिव कांस्टेंट की तरह यूज किया गया। आप लोगों को यहाँ पर इकोनॉमिक्स में ज्यादा कॉप डॉगलस में जाने का जरूरत नहीं है, अब बस कॉप डॉगलस का जो फॉर्मूला है आप इसे याद रखें, एग्जाम में सवाल कर लेता है। ठीक है सर, अब बस कॉप डॉगलस का जो फॉर्मूला है इसे याद करें, और के का मतलब क्या, एल का मतलब क्या, ए का मतलब क्या, क्यू का मतलब क्या, ये जानिए। ये सिंपल प्रोडक्शन फंक्शन है और ये कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, बस इतना याद रखिए सर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हम लोग आपको प्रोडक्शन में तो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे सर, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस एंड रिटर्न टू स्केल। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन क्राइटेरिया, एक है शॉर्ट टर्म और एक है लॉन्ग टर्म। मतलब एक बिजनेस, इकोनॉमी अगर शॉर्ट टर्म कुछ प्लान कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग में उसका प्रोडक्शन फंक्शंस में जो होता है उसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस कहते हैं, और उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसे करना चाहिए उसमें स्टेज वाइज मैं आपको बताऊंगा कि एक बिजनेस या एक इकोनॉमी जब शॉर्ट रन में प्रोडक्शन फंक्शन करते हैं तो क्या होता है, और रिटर्न टू स्केल मतलब लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल लॉन्ग टर्म में होता है तो क्या होता है। ये दोनों बहुत वाइटल है एग्जाम के लिए भी, यहाँ से सवाल भी होता है इस पर्टिकुलर पॉइंट से। ये मेरा नेक्स्ट क्लास का डिस्कशन रहेगा। आई होप कि आप लोग आज का डिस्कशन आप लोगों को अच्छा लगा, समझ में आया, और आप लोग घर पे जरूर रिवाइज करोगे और पढ़ते रहोगे। और जो चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है उसका आप लोग घर पे क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू क्वेश्चंस, केस स्टडीज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, इतना तो उम्मीद कर ही सकता हूँ। अरे असीमा, मायनी, साहिल, शिवा, सुबीर, क्लियर ना सर? ओके सर। है सर। ओके सर, अगर कोई नोट्स नहीं है किसी के पास, क्वेश्चन आंसर का डिटेल्स नहीं है, मेरे से बोलो, मैं शेयर कर देता हूँ, प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है सर? ओके ओके सर, थैंक यू। ओके सर, टाटा, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर।